हेलो दोस्तों, स्टडी 91 यूट्यूब चैनल पे मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग लेके आए हैं प्रश्नों की श्रृंखला। जैसे कि आप जानते हैं बीओ का एग्जाम रिसेंटली आपका होने वाला है और उसी के लिए हम लोगों ने टेस्ट सीरीज बनाया, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीओ ही वाले इस टेस्ट सीरीज को दें। जो लोग भी रीजनिंग पढ़ना चाहे जिसी भी एग्जाम के लिए, इस क्वेश्चंस का लेवल ऐसा है कि सभी एग्जाम के लिए आपके सफिशिएंट होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं सेट वन। और सेट वन में देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, जिसका आप आंसर दे, फिर हम इसको सॉल्व कराते हैं। जैसे लिखा है कि निम्नलिखित 4 विकल्पों में से 3 समान है तथा एक भिन्न है, भिन्न विकल्प का पता लगाइए। है ना, भिन्न विकल्प का पता लगाइए। ठीक है, तो अब देखिए जरा, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें तिराना, अल्बानिया, सुक्रे और मॉस्को। अब देखिए अगर रीजनिंग की बात करें ना, तो रीजनिंग कोई पर्टिकुलर विषय नहीं है, इसमें प्रतियोगी परीक्षा के सारे विषय समावित होते। जैसे अब इस प्रश्न को हम जीएस में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये है क्या कि इसका राइट आंसर होगा अल्बानिया। ये क्या होगा? अल्बानिया। क्यों? क्योंकि अल्बानिया एक देश है, अल्बानिया एक देश है और बाकी जो है राजधानी है, कैपिटल है ना। जैसे मॉस्को रूस की है, सुक्रे बोलिविया की राजधानी है और तिराना जो है ये अल्बानिया की राजधानी है। तिराना अल्बानिया की राजधानी है, सुक्रे जो है बोलिविया की राजधानी है और रूस जो है मॉस्को की राजधानी है। तो इस प्रश्न के लिए जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अल्बानिया। तर्क क्या है कि अल्बानिया को छोड़ के बाकी सभी जो ऑप्शन हैं वो किसी न किसी देश की राजधानी है और हमें अलग ढूंढना, अल्बानिया उनसे क्या है? अलग है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न ये है, 26 जनवरी 2015 को सोमवार हो तो 2 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए जरा सा, आप इसको आंसर देने के बहुत सारे तरीके जानते होंगे। आप इस क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए बहुत सारे तरीके जानते होंगे, लेकिन हम इसको देखिए कैसे बेसिक से भी करेंगे और ट्रिक से भी करेंगे। कैसे देखिएगा, जैसे हमको दे दिया 26 जनवरी, है ना, तो 26 जनवरी से हमको कहां तक जाना है? 2 अक्टूबर तक जाना है। क्या करना है? 2 अक्टूबर तक जाना है। तो हम कहेंगे कि 26/5 प्लस जनवरी के 5 दिन, चूंकि 15 है तो फरवरी के 28 दिन, है ना, प्लस मार्च के 31 दिन, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, है ना, जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, सितंबर के 30 दिन और अक्टूबर के 2 दिन। और इन सभी दिनों को हम 7 से डिवाइड कर दें। क्यों? क्योंकि ये इतने दिनों के बाद ये दिन क्या होगा? 7 से डिवाइड से कर दें। 7वां दिन क्या होता है? रिपीट होता है। तो हमको देखना कि इतना दिन के बाद क्या होगा। तो अगर हम इसको काटे तो 28 सीधे कट जाएगा। हमको यहाँ से शेषफल चाहिए, है ना। या आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लीजिए, ऐड करके कर लीजिए, है ना। ऐड करके कैसे? जैसे हम यहाँ पे लाइन से लिख देते हैं, जनवरी के 5 दिन, फरवरी के 28 दिन, मार्च के 31 दिन, और क्या है बताइए? अप्रैल के 30 दिन, मई के 31, जून के 30, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30 और अक्टूबर के 2। अब यहाँ पे दिन कितने हो जाएंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14 और 5, 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 2, 23 और 1, 24। फिर से गिन लेते हैं, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 8, 14, 5, 19 को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 23, 1, 24, मतलब 249। मतलब कह रहा है कि सोमवार के बाद 249वां दिन क्या होगा? तो हम कहेंगे 249 को हम क्या करेंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 7 से डिवाइड करते हैं? क्योंकि प्रत्येक 7वां दिन क्या होता है? रिपीट होता है, इसलिए हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं। ठीक, तो 7 3 का 21, कितना आ गया? 3 और 4 कितना आ गया? 4 आ गया। शेषफल क्या आ गया? 4 आ गया, है ना। तो सोमवार में हमको क्या करना होगा? 4 दिन जोड़ देना होगा। सोमवार में हमको क्या करना होगा? 4 दिन जोड़ देना होगा। तो सोमवार में 4 दिन जोड़ देंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। लेकिन ये तरीका बहुत ही लेंदी है, इसके लिए जो है हम आसान तरीका देखेंगे, है ना। अगर आप जाएं और प्लेलिस्ट में
कैलेंडर की टॉपिक को खोलें तो वहाँ हमने एक रिपीटेड मंथ का टॉपिक पढ़ाया, जिसमें हमने कुछ कोड लिखे हैं मंथ के लिए 144, 025, 036, 146, है ना। ये 12 महीने के कोड हैं। ये हो गया जनवरी का, ये फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का, नवंबर का और दिसंबर का। ये कोड हमने पढ़ाया, हम लिख इसे ताकि आपके दिमाग में रहे। जो लोग पढ़े होंगे कोड लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे हमने ये बताया था कि जिन महीनों के कोड बराबर होंगे उनके उनके दिन भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये देखिए जनवरी का कोड और अक्टूबर का कोड क्या है, बराबर। जनवरी का कोड और अक्टूबर का कोड क्या है, बराबर है। इसका मतलब इनके दिन भी क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर इन द सेंस ये है कि यदि 26 जनवरी को क्या है, सोमवार है, तो दिन बराबर का मतलब क्या होगा, 26 अक्टूबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा, है ना। 26 अक्टूबर क्या होगा, सोमवार होगा। और यहां पे हमको क्या डेट चाहिए थी, 2 अक्टूबर चाहिए थी। इसका मतलब 26 में से कितना दिन माइनस कर दें, 24 दिन माइनस कर दे तो 2 अक्टूबर पे हम आ जाएंगे। इसका मतलब सोमवार में भी 24 दिन माइनस करना होगा। और 24 दिन का मतलब क्या है कि 24 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे, कितना दिन माइनस होगा, 3 दिन। तो सोमवार में अगर हम -3 दिन कर दें तब भी हमारा क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। तो आपको दिमाग में कैसे सॉल्व करना है इस प्रश्न को देखिए कैसे सॉल्व करना है कि अगर आप ट्रिक जानते हैं या क्लास देखेंगे तो आपको ट्रिक पता होगा कि ये क्या है। जनवरी और अक्टूबर के कोड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 26 अक्टूबर को भी क्या होगा, सोमवार होगा। और हमको कहां तक जाना, 2 का, इसका मतलब 24 दिन माइनस करना होगा, 7 से डिवाइड करके इस पर कितना आ गया, 3। सोमवार -3 बराबर क्या हो जाएगा, शुक्रवार। और शुक्रवार इस प्रश्न के लिए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, प्रश्न की श्रृंखला बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छे प्रश्न उठाए गए हैं जो आपको कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछे गए हैं। तो इसलिए बिल्कुल सीरियस रहिएगा प्रश्न पे। 1 घड़ी 24 मिनट में 5 सेकंड पीछे हो जाती है यदि उसे सोमवार को रात 10 बजे 19 मिनट या 19 मिनट आगे थी तो सही समय कब बताए। अब ध्यान से देखिएगा जरा, है ना, कि कितना मिनट आगे थी, 19 मिनट, है ना। तो सही समय कब बताएगी, जब वो 19 मिनट क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। सही समय कब बताएगी, जब वो 19 मिनट क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी। अब यहां पे देखिए पीछे होने की यूनिट क्या है, सेकंड है। तो या तो हम इसको मिनट में बदले, है ना, या हम इसको क्या करें, सेकंड में बदले, क्योंकि ये दोनों यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, है ना। तो या तो हम इसको मिनट में बदल के 5/60 लिख दें, है ना, या हम इसको सेकंड में बदल के क्या लिख दें, 1140 सेकंड लिख दें, है ना। या तो हम इसको 1140 सेकंड लिखें या तो 5, दोनों में आंसर आएगा। दोनों हम करके देखेंगे, बिल्कुल परेशान ना होइए। तो क्या कह रहा है कि चूंकि क्या है, 5/60 मिनट लेट होती है, कितने में बताइए, तो आप कहेंगे 24 मिनट में, है ना। इसलिए 1 मिनट मंद होगी 24 गुणे 5 क्या 60, है ना। इसलिए कितना मिनट है बताइए, कितना मिनट बंद होना है, 19 मिनट, है ना। सॉरी कुछ गड़बड़ हो, 1 मिनट। देखिए हम इसको ऐसे ले लें, पहले सेकंड पे लेते फिर मिनट कर लेंगे। चूंकि 5 सेकंड विलंब होती है कितने मिनट में, तो आप कह सकते हैं 24 मिनट में। इसलिए 1 सेकंड होगी कितने में, तो आप कह सकते हैं 24/5 सेकंड में, है ना। इसलिए कितना मिनट है बताइए, 1140 सेकंड है ना। 1140 सेकंड विलंब होगी 24/5 गुणे क्या, 1140। 24/5 गुणे क्या, 1140। अब ये जो आंसर है वो क्या है, मिनट में आएगा, है ना। ये आंसर हमारा क्या आएगा, मिनट में। क्यों, क्योंकि ये मिनट का है ना। तो अगर हम इसको ऐसे कर दें, थोड़ा छोटा कर लें, और छोटा करने के लिए हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 228, है ना। अब क्या हो जाएगा कि 228 गुणे 24, ये क्या है, मिनट है। ये क्या है, मिनट है। और इसको अगर हम 16 से घटा दे तो ये क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा, है ना। इतना मिनट इससे हम घटा दे तो क्या हो गया, घंटा हो गया। अब देखिए 12×5 = 60, 12 दूना के 24, और ये कितना हो जाएगा बताइए, 448।
और 448/5 घंटा, और इसको हम छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 456 होगा ना, 28 दूना के 56 होगा, 224 नहीं है, कितना हो जाएगा ये 456/5 घंटा, जिसको हम ले सकते हैं 5 नवा 45, 5 एक कम 5, 51 सही 1/5 घंटा। अब ये क्या आया कि 91 सही 1/5 घंटे में वह घड़ी क्या होगी, पूरा 19 मिनट मंद हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगी 19 मिनट क्या हो जाएगी, वो मंद हो जाएगी, है ना। तो अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 72 घंटा प्लस 19 घंटा और प्लस 12 मिनट, क्योंकि 1/5 अगर हम 60 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 मिनट हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 72 घंटा 19 मिनट और 19 घंटा और 12 सेकेंड, 12 मिनट, है ना। तो इसको हम क्या ले सकते हैं 3 डेज, बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 डेज। तो इधर आपको समझ में आ गया तो इसको मिटा दें, फिर से हम दोबारा समझेंगे, बिल्कुल आप परेशान ना होइए, बिल्कुल आप परेशान होइए। हम इसको मिनट घंटा सीख रहे हैं, हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे, सीख रहे हैं, तो पूरा हम बिल्कुल समझेंगे, ठीक है। हम ये लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा 3 डेज। तो हम कहेंगे कब दिखाया गया था सही समय इसको, तो स्पेस की दिक्कत आ रही है, चलिए कब दिखाया गया था, सोमवार 10 PM। अगर हम इसमें 3 डेज ऐड कर दें तो बताइए क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बताइए, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार 10 PM। और अगर हम इसमें 19 घंटा और 12 मिनट ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, शुक्रवार 5-12 PM। और यही होगा हमारा राइट आंसर, शुक्रवार 5-12 PM, ठीक। तो ये तो था कि जब हमने उसको मिनट को सेकंड में किया। अब हम क्या करते हैं कि सेकंड को मिनट में बदल के देखते हैं, या आप चाहें तो इसको घंटे में भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए 24 मिनट में क्या है, ये 5 सेकंड है, तो इसको हम कह सकते हैं 24 मिनट में कितना मिनट, तो 5/60 मिनट इसको लिख सकते हैं। बताइए 5/60, या हम इसको काट के छोटा क्या कर सकते हैं 1/12 मिनट, है ना। तो हम कहेंगे कि चूंकि 1/12 मिनट मंद होती है, कितने मिनट में 24 मिनट में, इसलिए 1 मिनट मंद होगी 24 × क्या 12, है ना, 24 × क्या, इसलिए कितना है 19 मिनट, इसलिए कितना है 19 मिनट मंद होगी, तो 24 × 12 × 19, यही होगा 24 × 12 × 19। अब बताइए जरा सा कि दोस्तों ये क्या है, ये तो मिनट है ना, ये क्या है मिनट है ना, बताइए ये क्या है मिनट है। अगर हम इसको 60 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। आप कैलकुलेशन पे मत पड़ो, इंटू करेंगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन, 60 से डिवाइड कर दिया आपने। अब ये देखिए क्या हो गया, 12 एक कम 12 और 12×5 = 60 हो गया, है ना, 12×5 = 60 हो गया, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 480 - 24 कितना हो जाएगा, तो अगर हम इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा ये 456, और 456 बटा क्या हो जाएगा 5, बात वही 91 सही 1/5 घंटा। अब 91 सही 1/5 घंटे को इसको हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा 1/5 को छोड़ दीजिए, 1/5 को छोड़ दीजिए, 91 को रखिए, इसको छोड़ दीजिए, होल्ड कर दीजिए। 1/5 को अगर हम 60 से गुणा कर दें तो 12 मिनट को जरा सा आप होल्ड कर दीजिए, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं 91 घंटा लिख सकते हैं, बताइए 91 घंटा लिख सकते हैं। और 91 घंटा का मतलब क्या लिख सकते हैं 96 घंटा और -5 घंटा, सीख रहे हैं हम लोग, बिल्कुल आराम सीखिएगा। 96 - 5 घंटा लिख सकते हैं, इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हैं 4 डेज लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं 4 डेज, क्या लिख सकते हैं 4 डेज, आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, है ना। अब 4 डेज जब आपने लिख दिया तो सोमवार रात 10 AM में अगर 4 दिन आप ऐड करेंगे तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और क्या हो जाएगा शुक्रवार,
शुक्रवार कितना हो जाएगा 10 PM। और प्लस इसमें हमको क्या करना है, सॉरी माइनस करना है हमको, इसमें कितना माइनस करना है, शुक्रवार, इसको फिर से लिखते हैं, बड़ा हो गया, 4 दिन अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार 10 PM। और इसमें हम -5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 PM हो जाएगा, और 12 मिनट और जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार 12 PM। अब यही एक तरीका नहीं है, इसको आप चाहें तो और तरीके से लगा सकते हैं। कैसे, आप ऐसे कर लीजिए, है ना, बहुत सारे तरीके हैं, आप लगा सकते हैं इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, 24 मिनट और ये क्या है 5 सेकंड, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए 240 मिनट में 50 सेकंड, मतलब 4 घंटे में कितना ये हो गया 50 सेकंड। ऐसे भी कर लेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, है ना, कि 50 सेकंड मंद होती है, ऐसे लिख लीजिए 50 सेकंड मंद होती है 4 घंटे में, 4 घंटे में, है ना, तो 1 सेकंड होगी 4/50, इसलिए 1140, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो फाइनली इसका आंसर हमारा क्या होगा, शुक्रवार 12 PM। वीडियो आप दोबारा भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, कह रहा यदि HUMAN की कूट भाषा को NDMXH लिखा है तो राहुल RAHUL की कूट भाषा क्या होगी। अब ध्यान से देखिए कि हमको यहाँ पे समझना है, आप बिना देखे अगर प्रयास करेंगे, अगर आप वीडियो को रोक के प्रयास करें तो थोड़ी समस्या हो सकती है। तो देखिएगा इसका लॉजिक क्या है, ध्यान समझिएगा, NDMXH। अब ध्यान से देखिएगा कि दोनों कॉर्नर को रिपीट कर दिया है ना, साथ में बनाते चलिए, RAHUL। कभी कभी ऐसा होगा कि आपका काम वैसे ही हो जाएगा, तो यहाँ पे L होगा और इधर क्या होगा, R होगा, शुरुआत में L और लास्ट में R, इन्हीं 3 ऑप्शन में है, बताइए। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि चौथा सही नहीं होगा। अब ध्यान से देखिएगा कि बीच वाला अक्षर भी सेम है ना, बीच वाला अक्षर भी क्या है, सेम है, इसका मतलब यहाँ H होगा, बीच में कहीं H है, देखिए यहाँ देखिए, ये दोनों में नहीं है, कट गया, इसमें भी नहीं है, कट गया, दूसरा आपका आंसर हो गया अगर आप सॉल्व 9 भी करें तो। अब यहाँ देख लीजिए कि A से D हो गया, इसका मतलब +3 है, और U से X हो गया, इसका मतलब क्या है, +3 है ना, A से D हो गया, इसका मतलब क्या है, +3 है, और U से X हो गया, इसका मतलब क्या है, +3 है ना। तो ये देखिए U से +3 जुड़ेगा तो X हो जाएगा, और A से क्या हो जाएगा, D, आपका ये ऑप्शन होगा LXHDR। तो आप कह सकते हैं कि दूसरा ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर। क्यों, क्योंकि दोनों कॉर्नर क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, बीच वाला भी क्या हुआ, रिपीट हुआ है, दोनों कॉर्नर को शिफ्ट कर दिया, बीच वाला भी रिपीट हो गया, है ना, और बाकी जो बचे हुए +3 कर दें क्या, डायगोनल पे विकर्णवत, तो विकर्णवत जब हम 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा LXHDR। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक घन के संपूर्ण रूप से लाल रंग द्वारा रंगा गया है, उसे 64 घनों में विभाजित किया गया है, अलग अलग किया है, तो बताइए ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी भी सतह पे रंग नहीं लगा होगा। ठीक है, तो देखिए इसका क्या होता है कि जब भी ये बात करें 3 रंग की, एक घन की बात करें तो 3 रंग तो होता है 8, 2 रंग की बात करें ना तो क्या होता है n-2 को हम क्या करते हैं 12 से गुणा करते हैं, है ना। एक रंग के लिए हमारा ट्रिक क्या होता है n-2 का स्क्वायर और क्या होगा 6, और 0 रंग के लिए हमारा ट्रिक क्या होता है n-2 का क्यूब, ये होता है। जब भी चाहे घन जितना बड़ा हो, 3 रंग का पूछे तो 8, 2 रंग का पूछे तो 12 × n-2, एक रंग का पूछे तो 6 ब्रैकेट में n-2 का स्क्वायर, 0 रंग का पूछे तो n-2 का क्यूब। जब हम इसको डिटेल क्लास में घन पढ़ेंगे तो हम इसको और अच्छे से समझाएंगे कि आखिर होता क्या है और ये क्यों होता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है, जिनकी किसी भी सतह पे रंग ने मतलब 0 रंग, 0 रंग का मतलब n-2 का क्यूब, है ना। अब देखिए 64 है, n³ बराबर 64 है, तो 64 का घनमूल कितना होगा बताइए, तो आप कह सकते हैं 4 हो जाएगा।
है ना। तो n की वैल्यू n बराबर क्या हो गया 4 हो गया, तो 4 माइनस 2 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 2 का क्यूब 8। पहला ऑप्शन ही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। 2 का क्यूब क्या है 8। चलिए आगे, यदि शीशे में देखने पर, है ना, शीशे में देखने पर पता चलता है कि घड़ी में 1:30 हुए, तो बताइए सही समय क्या है ना। तो ध्यान से देखिएगा कि आपका दिया है मिरर इमेज टाइम आपको दिया है क्या 1:30, है ना। और हमसे क्या पूछा है राइट टाइम। तो हमको पता है, बताया है हमने क्लॉक की क्लास में कि जब भी घंटे मिनट की बात करें तो हम क्या करते हैं 11:60 से घटा देते हैं, ये कितना हो जाएगा 10:30। 10:30 हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। ध्यान रखिए कि जब भी मिरर इमेज टाइम की बात करें तो जब कंप्लीट घंटे की बात करें तो 12 माइनस करते हैं MIT। जब आवर व मिनट की बात करें तो 11:60 माइनस MIT। और जब ये बात करें आवर की, मिनट की और सेकंड की तो 11:59:60 माइनस MIT। क्लॉक की क्लास में हमने इसको पूरा डिटेल में बताया, वहां पे आप देख सकते हैं। तो इस प्रश्न के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10:30। चलिए अगला प्रश्न, वाशिंगटन। अब देखिए कह रहा है कि शब्द वाशिंगटन में वह कौन सा अक्षर है जो गिनने पर प्रारंभ से वही संख्या जो अंग्रेजी वर्णमाला, मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग अक्षर हमारा होना चाहिए, प्रारंभ का मतलब लेफ्ट से, अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अब अंग्रेजी वर्णमाला में यहाँ क्या जाएगा A, यहाँ क्या जाएगा B, C, D, E, F, G, H, I और J, है ना। अब हम आपसे कहें कि अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग वह कौन सा अक्षर है जिसके स्थान में वाशिंगटन लिखने के बाद भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि वह अक्षर कौन सा है G है। तो G आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। G आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखिए, एक फोटो की ओर संकेत करते हुए विनोद ने कहा यह मेरी पत्नी की माता की पुत्री है। विनोद का फोटो वाली लड़की से क्या रिश्ता है। अब देखिए रिश्तेदार, रिश्ता हम कैसे जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप किसी चाय की दुकान पे गए, है ना, या किसी सेंटर पे गए पेपर देने, है ना, और पेपर में आपको पता चला कि जिससे आप बात कर रहे हैं या जो बगल में आपके बैठा है वो तेज है, क्वेश्चन लिख भी रहा है, और पता चला कि बाहर ही हमको पता चला कि हमारे बगल में बैठा है, अब उससे हमको रिश्तेदारी जोड़नी है। तो किसी तरह से हमने सुना कि वो हमारे मामा गांव का है, जहां हमारा मामा गांव है वहीं उस व्यक्ति का भी घर है। तो हम रिश्ता कैसे जोड़ते हैं, मान लीजिए कि ये हम हैं और यह वह व्यक्ति है ना, ठीक, ये हम हैं और यह व्यक्ति है। हमको पता चला कि यह व्यक्ति हमारे मामा गांव का है, तो हम क्या करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, तो हम उससे डायरेक्ट नहीं जुड़ते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति का नाम लेते हैं। जैसे हमने मामा का नाम ले लिया कि इनको जानते हो, बोलिए, कहते हैं ना कि इनको जानते हो, तो इसने कहा हाँ जानता हूं, यह मेरे चाचा हैं, कह दिया उसने कि यह, तो तुरंत हम जोड़ लेते कि यह हमारे मामा का भतीजा है, इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा, है ना। सपोज कीजिए कि अगर इसने यह कहा होता कि यह हमारे भाई हैं, तो हम तुरंत इसको क्या कहते हैं मामा कहते, मतलब डायरेक्ट तो नहीं जुड़ा है लेकिन तीसरे व्यक्ति के थ्रू हम रिश्ता जोड़ लेते हैं। तो यही काम हमको यहाँ पे करना है, किसी एक को पकड़ना है और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे विनोद का रिश्ता फोटो से देखना है ना, विनोद और फोटो के बीच का रिश्ता देखना है, तो डायरेक्ट तो जुड़ेगा नहीं तीसरे व्यक्ति से। तो विनोद ने कहा कि यह मेरी पत्नी, इससे क्या मिला विनोद की पत्नी, पत्नी की माता, इसका मतलब यहां तक किसकी बात कर रहा है, विनोद अपने सास की बात कर रहा है ना। पत्नी की माता मतलब किसकी, अपनी सास की बात कर रहा है।
सास की एकमात्र पुत्री, अगर हम कहें जिनकी शादी हो चुकी है उनकी सास की केवल एकमात्र पुत्री हो, इसका मतलब यहां तक का अर्थ क्या है, यह अपने पत्नी की बात कर रहा है ना। यहां तक लाएंगे, यह मेरी पत्नी की माता मतलब सास की एकमात्र पुत्री, मतलब इस लाइन का सीधा इतने का मतलब हो गया विनोद की पत्नी, विनोद की पत्नी है ना, की पुत्री है। अब बताइए कि विनोद के पत्नी की पुत्री क्या होगी, पुत्री ही होगी, है ना। इसका मतलब फोटो किसकी है, तो विनोद की पुत्री का है, फोटो किसका है, विनोद की पुत्री का है। अब देखिए यहां पे किसका रिश्ता पूछा है, विनोद का, मतलब फोटो का विनोद क्या है, उस फोटो वाले का विनोद क्या है, तो विनोद अगर वो लड़की वो जो फोटो है उसके पुत्री की है तो विनोद क्या होगा, पिता होगा, और यही हमारा क्या होगा राइट आंसर। फिर से समझिएगा, विनोद कहता है यह मेरी पत्नी, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, की माता मतलब क्या हो गया सास, और सास की एकमात्र पुत्री मतलब इस लाइन का अर्थ क्या है, और सिर्फ यही है क्या, विनोद की पत्नी, विनोद की पत्नी की वह क्या है, पुत्री है। तो बताइए विनोद के पत्नी की पुत्री विनोद की क्या होगी, बताइए विनोद के पत्नी की पुत्री विनोद की क्या होगी, पुत्री होगी। तो विनोद का फोटो से क्या रिश्ता है, तो विनोद उसका क्या है, पिता। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला प्रत्येक अक्षरों को उसको वर्णमाला क्रम में समान मूल्य दिया जाए तो निम्नलिखित में से किसके सभी अक्षरों के मूल्यों का योग सर्वाधिक होगा। अब देखिए यहाँ पे हमको वर्णमाला याद रहना जरूरी है ना। अगर याद नहीं होगा तो हम इसको प्रश्न करने में कर तो लेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो देखिए इसमें क्या है, हर्ट है ना। अगर हम हर्ट के अंकों का योग देख लें, है ना, हर्ट के अंकों का योग हम इधर लिख लेते हैं। इसके अंकों का योग क्या है, 8 + 5 + 1 + 18 और प्लस क्या हो गया 20। तो 20, 18, 38, 39, 5, 44 और 8 क्या हो गया 52। इसका योग क्या हो जाएगा 52 हो जाएगा। 52 लीवर का हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा, L का 12, I का 9, V का 22, E का 5 और ये क्या हो जाएगा 18। 22, 18, 40 और 5, 22, 18, 40, 5, 45, 45 और 9 कितना हो जाएगा 54, और 54 और 12 क्या हो जाएगा 66। तो इसका योग कितना हो गया 66 हो गया। आइए लंग्स का देख लेते हैं, है ना। लंग्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, L का 12, U का 21, N का 14, G का 7 और ये क्या हो गया 19। 21, 19, 40, 40, 7, 47, 47, 14, 61, 61 और 12 क्या हो जाएगा 73। यही होगा ना, फिर से जोड़ लेते हैं 12, 21, 33, 33, 4, 37, 10, 47, 7, 54, 54 और 9 क्या हो जाएगा 73। टीथ का भी कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 20 + 5 + 5 + 20 + 8 कितना हो जाएगा 20, 5, 25, 25, 50 और 8 क्या हो गया 58। इसका योग हो जाएगा 58। तो अब बताइए किसका योग सर्वाधिक है, तो आप कहें कि 73 सर्वाधिक अंक है। इसका मतलब इस प्रश्न के लिए हमारा क्या होगा, लंग्स ही आंसर होगा। ठीक, ध्यान से रखिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमसे क्या पूछा है। इसमें हमको योग सर्वाधिक किसका, सभी अक्षरों के मूल्यों का योग, है ना, मतलब उनके आंकिक मान का योग पूछ रहा है। तो हम सबके आंकिक मान को जोड़ देंगे, जिसका सर्वाधिक होगा वही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रश्न के लिए आंसर हमारा सी तीसरा होगा। ठीक, अब देखिए ये प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षर जब नीचे के शब्दों के पहले लगाया जाएगा तो नए अर्थपूर्ण शब्द को बनाएगा। अब यहाँ पे आपको अंग्रेजी वर्णमाला का वोकैब्स रहना चाहिए। यहाँ पे रीजनिंग में आपका इंग्लिश इन्वॉल्व हो गया, है ना, इंग्लिश इन्वॉल्व हो गया। क्यों, क्योंकि अगर आपका वोकैब अच्छा नहीं है तो आपको क्या होगा, ये प्रश्न को करने में समस्या होगी। अब ऐसा नहीं कि आप इसके लिए इंग्लिश का वोकैब्स याद रखें, ऐसी ज़रूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि हर बार आपसे टफ ही पूछेगा, ऐसा भी पूछ सकता है जो आपको आता हो। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा कि किस शब्द के आगे
इनमें से कोई अक्षर लगाया जाए तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है। तो देखिए इसका आंसर होगा आर। यहाँ पे देखिए आर लगा देंगे तो रस में क्या होगा, उतावला या जल्दीबाजी, ऐसे कुछ करते हैं, भीड़ भी। ये क्या है, रेट का मतलब क्या हो गया, मूल्य हो गया। ये हो गया रेप का मतलब क्या हो गया, बलात्कार हो गया। और ये क्या हो गया, रेड का मतलब क्या होगा, छापा, है ना। मूवी भी आई है रेड अजय देवगन की। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आर हमारा इसके लिए राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए लुप्त संख्या सीरीज का प्रश्न है आपके लिए, आसान है, बता लेंगे। लुप्त संख्या क्या है, अब ध्यान से देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर माइनस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर माइनस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 19 का स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए इनमें संबंध देखना है। तो ये क्या है, +4, ये क्या है, +6, ये क्या है, +8। तो आगे क्या हो जाएगा, +10। +10 का मतलब 29 का वर्ग माइनस 1 क्या हो जाएगा, 841 माइनस 1 बराबर 840। चौथा ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है ना। नीचे दी गई आकृति, आपको त्रिभुज दिख रहा है सही से, हाँ पिक्चर क्लियर है। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर हम कहें तो पहले ये वाला चित्र देखिए, है ना, इसमें कितने हैं। तो इसका ट्रिक क्या होता है कि जब भी हमें वर्ग में त्रिभुज की संख्या की बात करें तो केंद्र से जितनी रेखाएं जाएं उसके 2 गुने त्रिभुज। इसका मतलब इसमें कितने हैं, केंद्र से 4 रेखाएं गई है ना। देखिए 1 2 3 और 4, तो कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 3 इधर हो गया, 3 इधर हो गया, 3 कौन सा, 1 2 और एक क्या हो गया, बड़ा वाला, कितना हो गया, 3, है ना। तो कितना हो गया, 3 चौके 12, 12 और 8 20, यही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, है ना। 8 इसमें हो गया, 3 इधर 3 इधर 3 इधर और 3 इधर, कितने हो जाएंगे, 20 हो गया राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न। एक क्रॉस कंट्री रेस शुरू होता है, क्रॉस कंट्री रेस शुरू होता है और 2 किमी पूर्व में जाता है। फिर वहां उत्तर दिशा में एक मोड़ है जहां वह मार्ग 10 किमी तक आगे जाता है। फिर पूर्व की तरफ एक मोड़ है जहां वह मार्ग आगे 7 किमी तक चला जाता है। फिर एक दाहिना मोड़ है जहां यह मार्ग अंतस्थल तक पहुंचने के लिए आगे 10 किमी तक चला जाता है। तो शुरुआत के संबंध में अंतस्थल की स्थिति क्या है। तो पहले वो किधर गया, 2 किमी पूर्व की ओर गया, ये 2 किमी पूर्व हो गया। ठीक, फिर उसके बाद उसने क्या किया, उत्तर दिशा में एक मोड़ है जहां वो 10 किमी तक गया। देखिए यह उत्तर दिशा में गया, कितना गया, 10 किमी गया, है ना। फिर उसके बाद क्या किया, पूर्व की तरफ मुड़ा और कितना गया, 7 किमी, पूर्व की तरफ मुड़ा और कितना गया, 7 किमी। फिर वह दाहिना मोड़, अब देखिए दाहिना मोड़ का मतलब क्लॉकवाइज, है ना। तो दाहिना मुड़ेगा, इसका मतलब क्लॉकवाइज नीचे आएगा और कितना आएगा, 10 आएगा, 10 किमी। तो इसके पैरेलल हो गया। तो शुरुआत के संबंध में ये अंतस्थल हो गया और ये शुरुआत, तो है तो ये पूर्व दिशा, कितना, 2 ये और 7 ये, कितना हो गया, 9 किमी पूर्व कहीं ऑप्शन में है तो आप कह सकते हैं चौथा ऑप्शन 9 किमी पूर्व ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे प्रश्न। सभी चेन रस्सियां हैं, कुछ कड़ियां चेन है ना। सभी चेन रस्सियां हैं और कुछ कड़ियां क्या हैं, कुछ कड़ियां चेन हैं। तो देखिए आप लोग, बहुत सारे लोग जो है इसको कैसे जानते होंगे, तो इसको जो है आप वैसे करते होंगे वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से हम लोग कर लेते हैं, लेकिन वेन डायग्राम एब्सोल्यूट फार्मूला हमारा नहीं है। तो कह रहा है कि सभी चेन, ठीक है, तो ये हो गया आपका चेन और ये क्या हो गया, रस्सियां, है ना। उसके बाद क्या है कि कुछ कड़ियां क्या हैं, चेन हैं, कुछ कड़ियां क्या हैं, चेन है। ये हो गया फिगर आपका। तो अब इससे निष्कर्ष क्या आएगा, कुछ रस्सियां कड़ियां हैं,
बिल्कुल सही है। आप कह सकते हैं कि कुछ कड़ियां रस्सियां हो सकता है, सभी कड़ियां रस्सियां हैं ऐसा नहीं हो सकता, तो ये गलत। तो केवल निष्कर्ष एक सत्य है, पहला ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। या जो लोग हमसे पढ़े हैं ऑफलाइन क्लास में, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि चेन और चेन क्या है 135 डिग्री पे है ना, 135 डिग्री पे रास्किन थ्योरी पे ये प्रश्न लगेगा तो क्या होगा, चेन और चेन का 135 डिग्री पे क्या होता है, रूल ऑफ एडजस्टमेंट लगता है, और रूल ऑफ एडजस्टमेंट में क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, सभी कड़ियां क्या हैं, चेन है, चेन से चेन कट गया, ये सॉरी कुछ होगा ना, सभी कहाँ है, कुछ है, कुछ है ना, और आई प्लस ए क्या देता है, आई देता है, तो कुछ कड़ियां क्या हैं, रस्सियां हैं, या हम के कुछ रस्सियां, कुछ कड़ियां क्या हैं, रस्सियां हैं, या कुछ रस्सियां कड़ियां हैं, पहला ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, तो यहां से जैसा कि बीओ में आपके 15 क्वेश्चन रीजनिंग के आने वाले हैं, उनका सेट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम दूसरा पेपर लेके आएंगे, तब तक के लिए आपको गुड बाय। सभी लोग इस पेपर को सॉल्व जरूर करें, एक बार आप देखें फिर दोबारा सॉल्व करें, और सिर्फ इतना ही सॉल्व करके जाइए। हम लोग इतना टॉपिक कवर करेंगे ना कि सारी चीज जो आपने पढ़ा है सब कुछ अपने आप रिमाइंड हो जाएगा। हम लोग सातों जो भी 7, 8 सेट 10 सेट जो भी होंगे उसमें हम लोग सारे टॉपिक को कवर करें, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। हाँ, जाने से पहले इसको एक बार सॉल्व जरूर कर लें, ठीक है। तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे।